बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित द अंबेडकर यूथ कॉन्क्लेव के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार त्वरित कार्रवाई मध्य प्रदेश के हर मुद्दे पर आज प्रभावी तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो आज आपके बीच जिन्होंने आपसे संवाद किया है, ऐसे मेरे छोटे भाई और छात्र जीवन से ही इसी भोपाल से जिनका मेरा संबंध एलएनआई के समय से रहा है, ऐसे भाई गुरु प्रसाद पासवान जी, हमारे सम्मानी सांसद और प्रोफेशनल जगत से आकर के जिन्होंने राजनीति शुरू की, ऐसे देवास के सांसद माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भगवान दास सबनानी जी, आज भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को मुदित जी ने, जब हमने बीजेपी फ्यूचर फोर्स शुरू किया था, तो देश भर के हमारे इस प्रकार के मध्य प्रदेश के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी हमने कल्पना की थी कि भारतीय राजनीति में इस प्रकार के लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप, जो उन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख ऐसे लोग देश के अंदर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहता हूं, जिनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पारिवारिक कोई राजनीतिक लोग उनके परिवार से नहीं है, लेकिन लोग हैं अपने स्वयं की क्षमता योग्यता के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते? तो एक उन्होंने टारगेट लिया कि 1 लाख ऐसे युवकों को मैं देश के अंदर इस क्षेत्र में लेकर के आऊंगा। इस परिकल्पना पर हमने जब काम शुरू किया था, तो इसका एक बेहतर प्रयोग मध्य प्रदेश ने किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए हमारे इस टीम को अप्रिशिएट किया। तो इसी परिकल्पना में आज चूंकि बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन से 14 अप्रैल से जब हमने अभियान शुरू किया है, 25 तारीख तक हमने लिया था, लेकिन आगामी समय तक इस अभियान को हमें चलाना है। तो उसके निमित्त ये कल्पना थी कि बाबा साहब अंबेडकर के इन विचारों के साथ हमारे दलित समाज के भाई और बहन जो प्रोफेशनल्स हैं, ये कल्पना हमने बहुत पहले की थी, लेकिन बाद में इस रूप में भी इन सबको एक बार मुझे ध्यान में कि हम मुदित और सब लोग मिलकर के पहले ही इस पर विचार किया था, लेकिन इस दिशा में आज ये पहला सार्थक प्रयास हुआ है। इसलिए मैं उस टीम को और आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इसकी एक बेहतर शुरुआत हुई है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी यंग प्रोफेशनल्स जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुझे सूची जब मुदित जी ने दी, तो मुझे भी इस बात का गर्व है कि बड़ी संख्या में हमारे इस क्षेत्र में काम करने वाले इस प्रकार के जो नौजवान हैं आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अनिल सरवैया जी भी मेरे पुराने मित्र हैं। मैं भी बहुत दिनों से, यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरू होने से पहले से मेरा संबंध है। एपीजे अब्दुल कलाम जब आए थे, मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन हम अभिमानी मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर केवल एक पक्ष को ही लोग प्रस्तुत करते हैं। वो पक्ष क्या है कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक समाज में जो भेदभाव का इस प्रकार के भाव थे, उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन के अंदर इन सब चीजों को जो स्वयं अपने जीवन के अंदर जिया और देखा,
भारत का सबसे योग्य व्यक्ति होने के साथ उन्होंने इन सारी चीजों को अपने जीवन में स्वयं जीते हुए आगे जब उनको यह अवसर मिला कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे, तो मैं कभी कभी इस बात का उल्लेख करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आज दुनिया बाबा साहब अंबेडकर को याद क्यों करती है? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर मन से बहुत बड़े व्यक्ति थे, छोटे नहीं थे। नहीं तो छोटा व्यक्ति जब होता है ना, बाद में कोई याद नहीं करता। क्योंकि मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि संविधान के निर्माण करते समय बाबा साहब अंबेडकर के मन में जरा भी किसी के भेदभाव होता तो बाबा साहब अंबेडकर ये कभी नहीं सोचते या उनके मन की पीड़ा उसमें व्यक्त हो जाती और उसके अंदर कई प्रकार के ऐसे प्रावधान होते जिनके कारण से समाज में उस प्रकार के भेदभाव के कारण एक समाज वर्ग के लोगों के साथ जिस प्रकार की भावना लोगों के मन के अंदर थी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने संपूर्ण भारत एक सूत्र में कैसे रहेगा, संपूर्ण भारत को हम एक सूत्र में कैसे बांध करके संविधान के निर्माण के समय इन बातों का उल्लेख जब उन्होंने किया तो मैं तो बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, उनके ऊपर कितने लोगों ने प्रयास नहीं किए? क्या मिशनरी ने प्रयास नहीं किए? क्या बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने प्रयास नहीं किए? किन्ने नहीं किए? लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा एक बात को कहा कि मेरा भारत जो करेक्टिव मेजर्स करने हैं अपने देश के लिए, अपने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए वो होंगे, लेकिन मैं कभी इस धारा में नहीं जाऊंगा जिस धारा में लोग ले जाना चाहते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने उन सारी बातों को नकार दिया और बाबा साहब अंबेडकर ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए जिन बातों को लाने का जो प्रयास किया था, आज मैं गंभीरता से कहता हूं कि भारत संपूर्ण एक सूत्र में बंधा है तो उसका योगदान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के निर्माण करने के बाद आज जिस बात का समाज में जो परिवेश के अंदर जो जाना चाहिए कि संविधान निर्माण करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने ये जो कांग्रेस या 50-55 साल तक जिन लोगों ने राज किया, आज उन लोगों को जो ये बातें करने का प्रयास समाज में करते हैं, उन लोगों के बारे में हम तो सकारात्मक बातचीत करना चाहते हैं कि सत्य क्या है देश के अंदर। जिस संविधान के बारे में 75 बार कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने चेंज किया तो उन्होंने वो परिवर्तन क्यों किया, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ वो क्यों किया। इसी बात से मुझे लगता है कि सोसाइटी में ये बात मुझे जानने की जरूरत है। इसलिए आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, आप जैसे लोग जो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत के आधार पर आपके जैसे लोग जब वॉइस बनते हैं तो समाज में उसका स्थान मिलता है। और इसलिए आज आपको इस अभियान के तहत हमने जोड़ने का प्रयास किया कि जब संविधान के प्रारूप के अंदर जब हम संविधान पढ़ते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान का प्रथम प्रारूप है उसमें क्या है, लेकिन नेहरू जी ने उस संविधान में परिवर्तन करने के लिए धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जब लेकर के आए तो आज हमारे इन प्रोफेशनल्स को इस बात की गहराई में जाने की जरूरत है कि बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था कि ये जो संशोधन करना चाहते हैं ठीक नहीं है। खुला विरोध बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। हम जब संविधान की प्रथम प्राथमिकी जो प्रारूप था जब उसको पढ़ते तो उसमें क्या था,
और उन्होंने परिवर्तन करके आज उसके अंदर ये क्या लिखा गया था? केवल किस बात के लिए? केवल इस बात के लिए कि तुष्टीकरण की राजनीति कैसे की जा सकती। तो ये जो शब्द परिवर्तन करने का काम उस समय किया था, वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक वोट बैंक को कैसे हम अपने पक्ष में ला सकते हैं, ये जो प्रयास किया था, इसके लिए उन्होंने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। कभी आप गहराई में जाएंगे, धारा 370 देश के संविधान में जब आई, तब बाबा साहब अंबेडकर ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए। अब धारा 370 के बारे में लोगों को लगता है कि केवल जम्मू कश्मीर या मुस्लिम या उसके कारण से धारा 370 का विरोध होता होगा। जिस धारा 370 के कारण से आज इस फोरम के साथ हम बैठे हैं, धारा 370 का जब संविधान में परिवर्तन आया, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के उद्योग मंत्री थे। उन्होंने रिजाइन किया और कहा कि ये देश के अंदर नहीं चलेगा कि एक देश में दो विधान, यानी भारत का संविधान अलग होगा, जम्मू कश्मीर का अलग होगा, भारत का तिरंगा अलग होगा, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होगा, भारत का प्रधानमंत्री अलग होगा और जम्मू कश्मीर का वजीर आजम अलग होगा। ये देश के अंदर नहीं चलेगा। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं था। बाबा साहब ने खुले तौर पर विरोध किया था कि ये इस देश के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन उनकी जो मानसिकता थी कि एक तुष्टीकरण की राजनीति में एक वर्ग को और एक स्थान को कैसे हम अपने साथ लाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा कंटेंट था, ये हम सब लोगों के लिए जरूरी है। धारा 370 केवल एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान तक सीमित नहीं था। धारा 370 में प्रावधान था, जम्मू कश्मीर के अंदर सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा। हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हम सब इंटरनेट से लेकर के दुनिया में सब पढ़ लिख करके देख सकते हैं। आप अगर ये देखेंगे तो धारा 370 के अंदर ये प्रावधान था। क्या भारत के शेष हिस्से में, भोपाल के अंदर जो मेरे भाई और बहन, हम सब लोग मिलकर के सफाई कर्मी कोई भी हो सकता है, और सफाई कर्मी का बेटा कितना ही पढ़ा लिख करके मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 कहती थी अगर आपको कुछ बनना है तो आपको कश्मीर की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। आप जाइए, नागरिकता छोड़ करके दूसरे स्थान पर वहां कुछ करिए। अब ये प्रावधान क्या देश के अंदर संविधान में ये होना चाहिए था क्या? लेकिन आजादी के 75 वर्षों में जिन लोगों ने राज किया, उन लोगों ने इस पीड़ा को क्यों नहीं देखा? जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण तो धारा 370 के कारण से हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 के लिए हुआ। जेल के अंदर गए, जनसंघ बना और बाद में उनकी हत्या हो गई। अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनी है, अगर मैं बहुमत में होता तो सबसे पहले धारा 370 हटाता। मोदी जी के बनने के बाद अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर जो कहा था, मैं आपके बीच उल्लेख करना चाहता हूं। अमित शाह जी ने ओवैसी के लोकसभा में वक्तव्य के बाद जवाब देते समय कहा था, ओवैसी जी अभी आप कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर जल जाएगा, भारत टूट जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धारा 370 कहती है कि सफाई कर्मी का बेटा जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा। क्या ये प्रावधान भारत के संविधान में या देश के मेरे उन भाई और बहनों के लिए हमारे सिर माथे पर कलंक है कि नहीं है? इसका जवाब दीजिए। तब मोदी जी ने कहा कि धारा 370 नहीं रहेगी, ना कश्मीर जलेगा, ना भारत टूटेगा, लेकिन धारा 370 में जो प्रावधान है, इस प्रावधान को समाप्त करने के लिए हम अपने दलित भाई और बहन सफाई कर्मियों को अधिकार दिलाने के लिए ये धारा 370 इस संविधान से जाएगी। इसके लिए मोदी जी ने संविधान में संशोधन करने का काम किया। अब ये संविधान में संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? हम सब प्रोफेशनल को इस बात पर गहराई से जाने की जरूरत है। और ऐसे एक नहीं, कभी मुस्लिम बहन है, दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज का आप अध्ययन करेंगे तो ट्रिपल तलाक कहीं भी नहीं है। 3 शब्द कहेंगे और हमारी महिला बहन का जीवन नरक बन जाता है।
उन कंट्रीज में नहीं है लेकिन भारत के अंदर था। लेकिन आपने कभी इतने वर्षों के अंदर उन बहनों की पीड़ा को नहीं देखा कि किसी नाराजगी से, छोटी सी परिवार की नाराजगी होती है और उसके कारण से शौहर 3 शब्द कह देता है और उस बहन को तलाक होकर के उसका जीवन नरक बन जाता है। तो जो कहा जाता है कि बीजेपी तो एंटी मुस्लिम है, उनने भी उनकी बहनों को, उन बहनों के जीवन में नरक से स्वर्ग बनाने के लिए अगर संविधान में अमेंडमेंट किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया तो इन मुद्दों के लिए किया। तो मेरा अनुरोध आज इस अवसर पर हमारे सभी जो भाई और बहन हैं, आप सब लोगों को इन मुद्दों को गहराई के साथ, तो मैं पहले ही मैंने कहा, आप समाज की वॉइस है, आप हमारे समाज की एक आवाज है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल्स के नाते से काम करते हैं। आपकी रीच पता नहीं कितने लोगों तक है। इस सत्य को समाज में कौन लेकर के जाएगा, उसका प्रवक्ता कौन बनेगा? तो इसके प्रवक्ता बाबा साहब अंबेडकर मात्र समाज सुधारक नहीं थे। बाबा साहब अंबेडकर ने जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जब आप कभी देखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव, भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनके साथ 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने का आधार बने थे। बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय चलन बैंकिंग के इतिहास में उद्भव और प्रभाव हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनके साथ जो प्रस्तुत हुए थे, तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास ये कैसे होगा, ये जो कंसेप्ट उन्होंने दिया था, तब वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। फाइनेंशियल कमीशन बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर बना था। आज आप देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो का अभियान का सपना देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली नदी जोड़ो अभियान जो कैन बेतवा है, वो मेरे संसदीय क्षेत्र में है, उसका पहला उद्घाटन किया। पूरी दुनिया इस पर देखती है। लेकिन 1945 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा कि जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियों, जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम किसी ने किया, तो बाबा साहब अंबेडकर ने आजादी से पहले इन बातों का उल्लेख किया। तो बाबा साहब अंबेडकर, मुझे ध्यान में आदरणीय मोहन जी को, मुख्यमंत्री जी को याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जब कैन बेतवा का उद्घाटन किया था, तब ये कहा था कि नदी जोड़ो की परिकल्पना तो बाबा साहब अंबेडकर ने दी। उनके विचारों पर जमीन पर कब किसने सोचा? यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उल्लेख किया खजुराहो के अंदर सभा में कि आज ये नदी जोड़ो का अभियान अटल जी का सपना था, लेकिन ये विचार किसने दिया? 1945 में, आजादी से पहले, ये बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। मेरे कहने का आशय ये है कि बाबा साहब अंबेडकर एक समाज सुधारक तो थे, इकोनॉमिस्ट भी थे। औद्योगिकरण के नाते से औद्योगिक जगत में बाबा साहब अंबेडकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर, अभी अनिल सरवैया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भेंट किया है समाचार पत्र, बाबा साहब अंबेडकर एक नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 से 1956 तक मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। वो अच्छे पत्रकार भी थे। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को जो अधिकार और अवसर कैसे मिलेंगे, ये बाबा साहब अंबेडकर का विचार था। तो मेरे कहने का आशय है कि समग्र तौर पर बाबा साहब अंबेडकर को समाज में ये प्रस्तुत जो होना चाहिए था, इसलिए आपको ध्यान में होगा, हम जब पढ़ते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने विधि मंत्री से इस्तीफा दे दिया था नेहरू जी के समय में। कारण क्या था कि बाबा साहब अंबेडकर को इतना कमतर आकलन करना कि उनको और
नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर इतने योग्य थे कि वो देश के अंदर कुछ भी हो सकते थे, इसलिए उन्हें क्यों नहीं जाने देना। तो ये जो विचार था, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उस समय दुर्भाग्य है, गुरु प्रसाद हमारे इस मुद्दे पर बहुत अच्छा बोलते हैं। नेहरू जी ने क्या कहा था उस समय ऑन रिकॉर्ड, क्या उनके इस्तीफा देने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को समग्र तौर पर सोसाइटी में, समाज के अंदर ले जाने का काम आज अभियान देश के अंदर इसी बात को लेकर के है कि बाबा साहब अंबेडकर बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम बाबा साहब अंबेडकर का विचार था, और बाबा साहब अंबेडकर का विचार विकसित भारत का संकल्प, जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब बाबा साहब अंबेडकर के उस संकल्प को, जो विकसित भारत का संकल्प, आप मुझे बताइए औद्योगिकरण के बारे में आज जो बात हो रही है उन्होंने आजादी से पहले की थी। जल नीति के बारे में आज जो बात हो रही है वो आजादी से पहले उन्होंने की थी। तो विकसित भारत का संकल्प तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय सोचा था आजादी से पहले, तो आज उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आप सबकी भूमिका, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के बाबा साहब अंबेडकर या गांधी जी या सरदार पटेल के विचारों को जमीन पर उतारने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो विकसित भारत के संकल्प में हम सबकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।